अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स 401 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी पीपल इंगेज ओवर सेल्फ इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन सोसाइटी। ये उस चीज़ की स्टडी होती है कि हम लोग कैसे किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, या उसे ख़रीदते हैं या उसे बेचते हैं। ये दो वर्ड से बना है, इकोस एंड नोमोस, जिनका मतलब क्या होता है? रूल्स ऑफ हाउस होल्ड। उसके बाद इसकी ब्रांचेज हैं। देर आर टू ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, एक है नॉर्मेटिव, दूसरी है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि हमें कोई काम कैसे करना चाहिए। हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और ये सिर्फ सजेशंस पे होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स थ्योरी not only describe how money supply growth affects inflation, but it also provide instruction that what policy should be followed। ये बताती है कि मनी जो पॉलिसी है ये इन्फ्लेशन, महंगाई को कैसे अफेक्ट करेगी, लेकिन साथ ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये फैक्ट्स होते हैं और इसको हम लोग सही या गलत प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? यहाँ पे 4 मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला होता है लैंड ज़मीन को कहते हैं। ये वो ज़मीन होती है जो या तो खेतों के तौर पे इस्तेमाल होती है, या फिर हम लोग उस पे इमारतें बनाने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग उससे नेचुरल रिसोर्सेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ज़मीन के ऊपर से ली जाएँ या फिर नीचे से। उसके बाद सेकंड है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? ये वो अशिया होती हैं जो चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने कोई चीज़ उगानी है तो हमें जो उसके लिए गुड्स चाहिए वो क्या होगी? प्लांट्स। थर्ड है लेबर। लेबर क्या होता है? ये मज़दूर होते हैं। ये मैन पावर होती है जो किसी भी चीज़ को उगाने के लिए या किसी भी काम करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कोई एक बंदा किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद है स्कैरसिटी। अच्छा, ये वो सूरत हाल होती है जब जो डिमांड होती है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है रेशनिंग। ये क्या होती है कि हम लोग जो सप्लाई होते हैं, जो चीज़ ज़्यादा डिमांड की जाती है, हम लोग उसकी सप्लाई को लिमिट कर देते हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस किया गया। सबसे पहले है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप वो सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा होता है। कमांड और प्लान इकॉनमी जो होती है ये गवर्नमेंट प्लान करती है कि हम लोगों ने क्या करना है और कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्री मार्केट और कैपिटलिस्ट इकॉनमी। इसके अंदर क्या किया जाए और कैसे किया जाए, इन सारे सवालात के जो जवाबात होते हैं वो सारे हम लोग कहाँ से लेते हैं? मार्केट में, कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और किस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है। हम लोग उससे खुद क्या करते हैं? कंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद है इस्लामिक इकॉनमिक। इसके अंदर क्या होता है? इस्लामिक वैल्यूज़ होती हैं, शरअ और ज़कात और उशर, इस तरह की इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान के मिक्स्ड इकॉनमी। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एक मिक्स्ड इकॉनमी है, क्योंकि आधी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और आधी चीज़ें इंडिविजुअल्स के, मतलब के प्राइवेट के, इसलिए यहाँ पे जो इकॉनमी है वो मिक्स्ड है। सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम। अच्छा, यहाँ पे ना 2 सेक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जो लोग घरों में होते हैं, और दूसरा सेक्टर होता है बिजनेस सेक्टर, जो चीज़ें बनाता है। तो सर्कुलर फ्लो कैसे होता है कि हम लोग फर्म वालों को पैसे देते हैं चीज़ें लेने के लिए, वो वही पैसे अपने मज़दूरों को देते हैं वहाँ काम करने के लिए, तो वही पैसे वापस हमारे पास आ जाते हैं। वो जो चीज़ें बनाते हैं वो भी हम लोग अपने पैसे अपने यूज़ करने के लिए लेते हैं। तो ये एक सर्कुलर फ्लो है कि हम उन्हें पैसे दे रहे हैं और फिर वो इन रिटर्न वेजेस के लिए पैसे दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अमूमन पेपर में आ जाता है। और सबसे पहले है माइक्रो। माइक्रो क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग सिर्फ ये स्टडी करते हैं कि मार्केट, प्राइसेस, इंडस्ट्रीज, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब कैसे होता है। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्री की स्टडी होती है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि होल फॉरेस्ट की होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्शन को देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई को, और अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोज़गारी को, और प्रोडक्शन और चीज़ें बनाने को। हम लोग इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, इसलिए इसे इकोनॉमिक फॉरेस्ट की स्टडी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक। अच्छा, इसमें सबसे पहला है रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस क्या होती है कि हम लोग कोई चीज़ ऐसे चूज़ करें कि हम लोग उसे फैक्ट्स की बुनियाद पे चूज़ करें, ना कि किसी इमोशन की बुनियाद पे। उसके बाद है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है कि हम लोग किस चीज़ को इतना अच्छा बनाएं जितना हम लोग उसे बना सकते हैं। उसके बाद है इक्विटी इन इकोनॉमिक्स। इसका मतलब होता है कि हर किसी को हम लोग इक्वल ट्रीट करें, कोई बंदा किसी से ज़्यादा नहीं होता। इसलिए नेपोटिज्म क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम लोग किसी को अनफेयर फेवर दें, मतलब कि हम लोग अपने रिश्तेदारों को एक्स्ट्रा कोई फेवर दें।
उसके बाद है रैशनल चॉइस, ये ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है बार्टर ट्रेड, ये क्या होती है कि जैसे पुराने ज़माने में सिस्टम था बार्टर सिस्टम के, हम लोग एक चीज़ देते हैं और उसकी बदले में दूसरी चीज़ लेते हैं, इसे कहते हैं बार्टर ट्रेड। नेक्स्ट ये एक एग्जांपल है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे ऑप्टिमल चॉइस को डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 जॉब्स हैं, हम लोगों ने उसमें से एक जॉब चूज़ करनी है। उसमें एक में जो तनख्वाह है वो 15,000 है और उसमें से उसके जो जाने का किराया है वो 1,000 है, मतलब हमारे पास 14,000 बच रहे हैं। अब जो दूसरी है वो गुजरांवाला में है और 20,000 उसकी सैलरी है, लेकिन जब वहाँ जाके रहने का खर्चा है वो 7,000 है, तो हमारे पास 13,000 बच रहा है। तो हम लोग को नेट बेनिफिट देखना है कि हमारे पास जो मेन चीज़ बच रही है, जितने पैसे हमारे पास सेविंग के लिए या हमारे यूज़ के लिए बच रहे हैं वो कितने हैं। अगर वो ज़्यादा हैं जिसमें, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा उस जॉब से हो रहा है, तो वो हमारी ऑप्टिमल चॉइस होगी। नेक्स्ट है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑप्टिमल चॉइस कैसे डिसाइड करते हैं। अच्छा, जो प्रोड्यूसर होते हैं चीज़ें बनाने वाले, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि उन्होंने कितने पैसे लगाए हैं किस चीज़ को बनाने में और कितने पैसे में उन्होंने वो चीज़ बेची है। अगर उनका जो रिवेन्यू है, जितने पैसे में उन्होंने चीज़ बेची है, अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब वो उनकी ऑप्टिमल चॉइस है, वो उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा बनाएंगे। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर वो उस चीज़ को कम बनाएंगे क्योंकि उसमें उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर हम लोग एक काम करते हैं तो हमें उसके लिए दूसरे काम को छोड़ना पड़ता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें हर काम की कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अगर हम लोग एक चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे लगा सकते हैं तो हम लोग वो पैसे किसी दूसरी चीज़ को ख़रीदने के लिए नहीं लगा सकते। उसके बाद नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल कॉस्ट ये होता है कि अगर हम लोग पहले 4 चीज़ें बना रहे थे तो अगर हम लोग अभी 5 चीज़ें बनाएं तो वो एक चीज़ ज़्यादा बनाने के लिए जो हमें ख़र्चा उठाना पड़ेगा मज़दूरों का या मशीनों का या बिजली का या जिस चीज़ का भी, उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, जो हमें इजाफी पैसे देने पड़े हैं। और मार्जिनल बेनिफिट का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ हमने ज़्यादा बनाई है तो हमें उससे फ़ायदा कितना हुआ है, उसे कहते हैं मार्जिनल बेनिफिट। पीपीएफ क्या होता है? ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसमें मतलब पॉसिबिलिटी होती है, ये अगर हम लोग किसी चीज़ को एक टाइम देते हैं तो उस टाइम में वो एक मुल्क कितनी चीज़ें बना सकता है, इसे कहते हैं पीपीएफ। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीपीएफ एंड इट्स रिलेशनशिप विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि अगर हम लोग जितनी चीज़ें बना सकते हैं तो क्या हम लोग वो चीज़ें एक साल के अंदर बना भी लेंगे या नहीं। इसमें ये है कि ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास लेबर हो लेकिन वो लेबर काम ना करना चाहते हों, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड हों, तो जितनी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं वो ना बना सकें, तो और वो काम एक उस टाइम के अंदर पूरा ना हो, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, अगर एक मुल्क एक टाइम में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बनाना शुरू कर दी है उसने, तो वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है, ये एक लॉन्ग रन एक्सपेंशन होती है। और अगर किसी मुल्क की जीडीपी ज़्यादा है, मतलब उसने एक साल में ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं, तो वो ग्रोइंग कंट्री है। बस यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।